सेवक में 60% वाले बच्चे भी अप्लाई कर रहे हैं, 70 वाले भी, 80 वाले भी, 100 वाले भी। तो क्या ये 100 रुपए की बर्बादी कर रहे हैं जो फॉर्म फीस भर रहे हैं? किस स्टेट का कम कट ऑफ जाएगा? देखिए मैंने यहाँ लिख के रखा है किस स्टेट में आप अप्लाई करना चाहिए। आपका 1 लाख का बॉन्ड भरना पड़ता है, नौकरी के बाद आपको 1 लाख रुपए जमा करना पड़ता है। तो 1 लाख रुपए आप कहाँ से लाइएगा? फिर जाके ब्रांच पोस्ट मास्टर में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो उसमें आपको क्या रूम अपना देना पड़ता है रेंट पर, ये डाउट भी क्लियर करेंगे। साथ ही साथ असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का आपका क्या काम होता है, दोनों की क्या सैलरी होती है, क्या सैलरी के साथ साथ आपको रहना खाना ये सब मिलता है, उसका अलग से खर्च मिलता है। साथ ही साथ आपका 10th में परसेंटेज कितना होगा तो आपको अप्लाई करना चाहिए, नहीं तो आपका भी 100 रुपया बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका मैथ्स और इंग्लिश 10th में तो होना ही चाहिए, लेकिन कंप्यूटर का क्या झमेला है? कंप्यूटर का ये क्या मांग रहे हैं? कंप्यूटर का सर्टिफिकेट कहाँ से दे, कैसे दे? 10th में होना चाहिए कि नहीं? और साथ ही साथ इतने सारे लिस्ट निकलते हैं, जैसे कि जीडीएस का अब एक करके लिस्ट निकलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही मतलब 10 दिन के बाद से फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट, फिफ्थ लिस्ट, तो इस लिस्ट में नंबर कैसे कम होता है और कहाँ आप अप्लाई किए तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, या इसका क्या ट्रिक होता है जीडीएस में जॉब लेने का, इस पूरे वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है वैभव शाश्वत और आज मैं आपको बताऊंगा कि ग्रामीण डाक सेवक में आप जॉब कैसे ले सकते हैं। और देखिए इसमें आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि जिनका परसेंटेज कम होगा मैं उन्हें बता दूंगा कि उनके अप्लाई भी नहीं करना है। 100 रुपए क्यों बर्बाद करेंगे, क्यों उस आसरा में रहेंगे? सबको ये सोचते हैं कि अच्छा चलो 100 रुपया लग रहा है ना, फॉर्म भर देते हैं और कहीं भी भर देते हैं जहाँ थोड़ा कम जाता है, आए या ना आए। लेकिन मैं यहाँ पर एग्जैक्ट आपको परसेंटेज बताऊंगा कि कितना परसेंट से आपका ऊपर है और किस स्टेट में, मतलब हर स्टेट के लिए आपको परसेंटेज बताऊंगा ऑन एन एवरेज कि कितना परसेंट से ऊपर है तो आप किधर अप्लाई कर सकते हैं, किधर अप्लाई नहीं करना है, फुल डिटेल में आपको बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए इसमें 2 तरह के पोस्ट होते हैं, एक क्या होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर, ठीक है, और दूसरा वाला क्या होता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो आपको ये सुन के ही समझ में आ रहा होगा कि ब्रांच पोस्ट मास्टर मतलब वो थोड़ा हेड हो गया, ऊंचा पोस्ट हो गया, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर मतलब वो थोड़ा उससे नीचे हो गया। तो ये जो ब्रांच पोस्ट मास्टर है या असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है, अगर आपका जॉब लगता है, ठीक है, आपका जॉब लगता है तो आपको कितना का बॉन्ड जमा करना पड़ता है? 1 लाख रुपया का। कितना? पोस्ट ऑफिस में, जिस पोस्ट ऑफिस में आपका जॉब लगेगा तो वहां पर आपको बॉन्ड बनता है। ठीक है, वो बॉन्ड में आपको 1 लाख रुपया, ये सिक्योरिटी होता है। ये क्या होता है? आपका सिक्योरिटी मनी होता है जो कि आपको जमा करना पड़ता है। मान लीजिए कि आप झारखंड या बिहार के हैं, आप उधर असम तरफ या केरल कहीं पर भी जाके जॉब ले लेते हैं ग्रामीण डाक सेवक का और आप वहां से भाग जाते हैं, कुछ भी ऐसा उनको डर रहता है, इसलिए ये नियम रखा गया है कि आपको 1 लाख का जो बॉन्ड होता है, 1 लाख का बॉन्ड आपको वहां पर सबमिट करना ही होगा। ठीक है, तो आपके पास इतने पैसे होने चाहिए, 1 लाख रुपए। ठीक है, और फिर बात करें सैलरी की, तो सैलरी रियल में आपकी जो सैलरी दिखाते हैं कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की कितनी दिखाते हैं? 12,000। कितने दिखाते हैं? 12,000। और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की कितनी दिखाई जाती है? 10,000। लेकिन इतनी होती नहीं है। अब देखिए मैं इस 12,000 का खेला दिखाता हूँ और इस 10,000 का, तो इतनी सैलरी होती नहीं है। ये 12,000 मैंने किसका बोला था? ब्रांच पोस्ट मास्टर। ठीक है, ब्रांच पोस्ट मास्टर। और 10,000 किसका बताया मैंने? असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो इस सैलरीज में आप देखिएगा मैं डिफरेंशिएट कैसे करता हूँ। ये 12,000 नहीं मिलता है, इस 12,000 में आपका क्या जुटेगा? आपका रहने का खर्च। ठीक है, ठीक है, पहली बात तो आपको डीए मिलता है, किसी भी जॉब में आपको डीए, डियरनेस अलाउंस बोलते हैं। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस मतलब रहने का खर्च, फिर टीए मतलब आपको ट्रैवल अलाउंस। इतना जोड़ के लगभग आपको स्टार्टिंग 19,000 कुछ मिलेगा। कितना? 19,000 कुछ। और जो आपका आखिरी सैलरी जाएगा वो कितना तक जाएगा? करीब 50,000 से ऊपर तक जाएगा। ठीक है, तो ये देख के आपको डरना नहीं है कि 12,000 रुपए मिलता है, आपको यहाँ तक मिलेगा 19,000 तक। और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की बात करें तो ये 10,000 आपका 17,000 तक जाएगा। कहाँ तक? 17,000 तक। तो पर मंथ आपको लगभग इतना मिलेगा जोड़ जाड़ के। अब हम बात करें कि ब्रांच पोस्ट मास्टर को रूम रेंट पर लेना पड़ता है। हाँ दोस्तों, जिनका ब्रांच पोस्ट मास्टर में सिलेक्शन होता है उनको एक रूम, जैसे कि मान लीजिए हम एक एग्जांपल देते हैं कि बिहार में, ठीक है, पटना सिटी में, किसमें? पटना सिटी में आपका एक ग्रामीण डाक सेवक में होता है। ठीक है, या दानापुर मान लेते हैं, पटना तो सिटी हो गया ना, पटना के जस्ट बगल में दानापुर। तो दानापुर में आपका वहां पर सिलेक्शन होता है ग्रामीण, एज अ ग्रामीण डाक सेवक ब्रांच पोस्ट मास्टर में। किसमें? ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो उसमें आपको क्या करना होगा ना कि एक रूम आपको रेंट पर लेना होगा, जो कि आपको कॉस्ट जो भी पड़े आपको खुद उसको कॉस्ट को बियर करना पड़ेगा। ठीक है, या आप अपने घर में ही वो रूम पोस्ट ऑफिस की तरह दे सकते हैं, आपको वहां से सभी काम को करना होगा। ये मतलब एक तरह से अच्छी जॉब भी बोल सकते हैं, खराब जॉब भी। अब आप कमेंट कीजिएगा कि आपको ये सुन के आपको कैसा लगा कि ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए आपको खुद एक रूम प्रोवाइड करना पड़ता है। उसके बदले वो लोग क्या करते हैं कि जब आपका इंटरनेट खर्च हो, जैसे वहां पर कंप्यूटर चलते होंगे, ठीक है, तो कंप्यूटर चलते होंगे तो जो इलेक्ट्रिसिटी खर्च, इंटरनेट खर्च होता है, तो उसके हिसाब से आपको क्या 500 पर मंथ अलग से देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका 9,000 बनेगा तो उसमें वो 9,500 पर मंथ देंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही खराब है। मैं तो बोलता हूँ कि इस तरीके को खत्म कर दिया जाए और ये 1 लाख वाला जो बॉन्ड है इसको भी खत्म कर दिया जाए।
जब बच्चे इतने छोटे जॉब में भर रहे हैं, 12,000 की नौकरी, 10,000 की नौकरी के लिए, तो 1 लाख रुपए लाएंगे कहाँ से? तो इस चीज को भी खत्म किया जाए और ब्रांच पोस्ट, लेकिन इसको नहीं किया जाता है क्योंकि देखिए ये सब तो सरकारी है, ये लोग खत्म नहीं करते। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर में ऐसा कुछ नहीं होता। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर में आप आराम से, मतलब उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, आप सिर्फ उसमें क्वालिफाई कर जाइए और आपको डायरेक्ट जॉब मिल जाएगा। अब हम बात करें यहाँ पर दूसरा सैलरी, ठीक है। तो सैलरी मैंने बता दिया कि आपको यहाँ जोड़ जाके के एग्जैक्ट कितना मिलता है। फिर अब सबसे मेन क्वेश्चन लोगों का होता है कंप्यूटर और परसेंटेज कहाँ पर अप्लाई करें, उस पर भी चलेंगे। उससे पहले हम आपको बताते हैं यहाँ पर कि देखिए कंप्यूटर, मैथ्स और इंग्लिश आपका क्लास 10th में होना चाहिए। मैथ्स और इंग्लिश आपका क्लास 10th में होना चाहिए। साथ ही साथ जो कंप्यूटर होता है, तो कंप्यूटर के दो ऑप्शन है, या तो आपका क्लास 10th में आप कंप्यूटर पढ़े हो, या तो क्लास 10th में कंप्यूटर पढ़े हो, या 3 महीना का कोर्स या मिनिमम 1 मंथ का कोर्स किसी भी अगल बगल इंस्टीट्यूट से कर ले, जहां पर आपको वो टाइपिंग सिखा दे, क्या टाइपिंग सिखा दे, एक्सेल सिखा दे, थोड़ा बड़ा कंप्यूटर ऑन ऑफ करना सिखा दे। अगर इतना भी कर लेते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि मान लीजिए कि आपका जो लास्ट डेट है, ठीक है, लास्ट डेट से पहले है, या आप अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। आप उसको क्या बोलिए ना कि जिस दिन लास्ट डेट था उससे पहले का डेट में बना दीजिए कि हम आपसे कंप्यूटर का सर्टिफिकेट लिए हैं, ठीक है। मतलब नहीं होता है कि 1 महीना पहले का डेट में बना दीजिए कि हम 1 महीना का कोर्स आपके यहाँ से किए हैं, और आप उस चीज को सीख लीजिएगा। अगर आपका नाम आ जाता है तो कितना दिन लगेगा? 10 दिन सीखने में लगेगा, ठीक है। अब हम आपका ये वाला कंप्यूटर वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिएगा। बात करते हैं अब किस स्टेट में अप्लाई करें, कहाँ का आपका कितना परसेंट है तो अप्लाई करें। तो देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पर मैंने लिस्ट क्यों लिखा, फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, फिफ्थ लिस्ट, एक चीज समझाने के लिए। जैसे कि हम यहाँ पर असम का लेते हैं, किसका? असम, ठीक है। एग्जाम्पल हम असम का लेते हैं, तो असम का एग्जाम्पल लिए, तो यहाँ फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट, फिफ्थ लिस्ट। तो ये जो लिस्ट निकलते हैं, जैसे मान लीजिए आपका पहला लिस्ट में नहीं हुआ तो दूसरा लिस्ट में हो जाएगा, दूसरा लिस्ट में नहीं हुआ तो तीसरा में, तीसरा में नहीं तो चौथा में, तो इस तरह से आपका हो ही जाएगा। तो कितने परसेंट वाले अप्लाई करें? सबसे पहली बात तो मैं बोल देता हूँ कि 70 से ऊपर वाले अप्लाई करें। क्या? जिनका 70% से ऊपर है वही अप्लाई करें। अगर 70% से आपका नीचे है, 69% भी है, तो आप अप्लाई ना करें। क्यों? क्योंकि वो वेस्ट ऑफ मनी, आपका 100 रुपया बर्बाद हो जाएगा। आपका ये 100 रुपया है ना, ये आपका बर्बाद हो जाएगा। तो अगर आपका 70 से ऊपर है तभी अप्लाई करें। अब किस स्टेट में अप्लाई करें, इसमें भी 2 कंडीशन है। एक 70 से ऊपर, ठीक है, 80 से नीचे, ठीक। 70 से ऊपर 80 से नीचे कहाँ अप्लाई करें, और 80 से ऊपर जिनका है, ठीक है, और 100 से नीचे है, मतलब 100 है, वो कहाँ अप्लाई करें। ये 2 है, ठीक है। तो एक मैंने असम का लिया, दूसरा मैं कहाँ का ले रहा हूँ, आपका ओन स्टेट। कहाँ पर? आपका खुद का स्टेट, मान लीजिए बिहार हो या झारखंड हो, ठीक है। आपका जो भी स्टेट है, अपना खुद का स्टेट। होता क्या है ना कि मान लीजिए कि ये 70 से 80 वाला अप्लाई किया, तो फर्स्ट लिस्ट में असम में देखते हैं, तो ये कितना जाएगा इसका? 80 कट ऑफ। तो 70 से 80 वाले क्या करें? असम, केरल, साउथ की तरफ अप्लाई करें। कहा? साउथ की तरफ। होता क्या है कि आप जब साइट पर जाइएगा तो वहां पर डिवीजन वाइज दिया रहता है कि कहाँ कितना वैकेंसी है, तो वहां लैंग्वेज भी दिया रहता है कि वहां पे हिंदी मांग रहा है, इंग्लिश मांग रहा है, कि वहां का लोकल लैंग्वेज मांग रहा है। तो जैसे कि असम में कुछ एरिया में मिजोरम में मिजो बोला जाता है, मेघालय में अलग लैंग्वेज, लेकिन उसी डिवीजन में किसी किसी में हिंदी इंग्लिश भी रहता है। जैसे वेस्ट बंगाल में, अंडमान निकोबार में आपको हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन दिया जाता है। तो आपको वहां जाके देखना है कि कहाँ कहाँ सीट खाली है, पिछले साल का कट ऑफ क्या गया था। तो अंडमान और निकोबार का कट ऑफ कम गया था, तो आप वहां भी अप्लाई कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल में, अंडमान निकोबार में, असम में जिस एरिया में इंग्लिश खोजा गया है, फिर जाके आपका साउथ के केरल, ओडिशा, ये सब में, ठीक है। जहां पर कहीं कहीं रहता है, जैसे ओडिशा में कहीं कहीं, हर जगह ओडिया लैंग्वेज है, लेकिन कहीं कहीं किसी किसी पोस्ट ऑफिस में इंग्लिश हिंदी भी मांगा गया है, ठीक है, जो बॉर्डर से रिलेटेड रहते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि 70 से 80 वालों को मैंने बोला कि या तो असम, या तो अंडमान निकोबार में अप्लाई करें, वेस्ट बंगाल में कम कट जाएगा। और 80 से ऊपर वाले और 100 से नीचे वाले को कहाँ बोला? आप खुद के स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। होता क्या है कि फर्स्ट लिस्ट में मान लीजिए इसका 80 गया, इसका कितना गया? जनरल का 100 गया, ठीक है। अब सेकंड लिस्ट में क्या होगा ना कि ये मार्क्स घटेगा। क्या होगा? ये मार्क्स घटेगा। ये 79 हो जाएगा, मान लीजिए ये 75 हो जाएगा, ठीक है, ये 72 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। इस तरह से घट के एनी परसेंट आपका सिलेक्शन होने का चांस रहता है, और ये भी घट के यहाँ पर 80 तक आएगा। तो इस तरह से आपको मतलब हार नहीं मानना है आपका, क्योंकि देखिए मान लीजिए कि एक बच्चा अप्लाई किया है जिसका नाम है राम, ठीक है। अब उसका सिलेक्शन, वो किसी कारणवश उसके पास 1 लाख रुपया नहीं रहता है, वो नहीं जा पाता है, तो उसके बदले वेटिंग लिस्ट निकाला जाता है, जिसका कि आपका सेकंड लिस्ट निकलता है। फिर उसमें भी बच्चे नहीं आते तो थर्ड लिस्ट निकाला जाता है, ठीक है। तो इस कारण से आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता है। इसको रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।